चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला साफुन है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। मैं आमिर खान आप सभी का तहे दिल से इस शो पर स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम अपने आज की ऑडियंस से मिलते हैं। आज हमारे साथ स्कूल के कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं जो घरों को चलाने का काम करती हैं, कुछ हमारे किसान भाई बहन हैं और कुछ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स भी हैं। हम आप सभी का इस शो पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जब इंसान दूसरे ग्रहों पर, दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी खोजता है, जीवन खोजता है, तो वो कौन सी ऐसी एक चीज ढूंढता है जो उसको बता सकती है कि वहां पर जीवन होने की संभावना है? बताइए, कोई बताएगा मुझे? हाँ, आप बताइए। पानी। पानी ढूंढता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। क्योंकि जिंदगी की शुरुआत पानी से ही होती है और पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं। इसलिए हमारा ग्रह जिस पर हम रहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम अर्थ कहते हैं, हिंदी में हम पृथ्वी कहते हैं, वो ब्लू प्लैनेट कहलाता है, यानी नीले रंग का। नीला इसलिए क्योंकि उसका 75% हिस्सा पानी है और इसलिए दूर से ये नीला नजर आता है। पर क्या ये सारा पानी पीने लायक है? क्या लगता है आपको, कितने प्रतिशत पानी पृथ्वी पर पीने लायक है? कौन बताएगा मुझे? हाँ मैडम, आप बताइए। 33%, मतलब 33%, एक तिहाई। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप लोग। और कोई मुझे बताएगा? हाँ, आप बताइए। 3%। यार, आप बड़ी नॉलेजेबल हैं। क्या नाम है आपका? शरयू। शरयू ने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ 3% पानी मीठा है, पीने लायक है, बाकी का सब खारा है। अब इस 3% में से कुछ हिस्सा बर्फ के रूप में है, जो पोलर कैप्स हैं हमारे, आइसबर्ग्स हैं हमारे। कोई मुझे बता सकता है कि इस 3% में से कितना बर्फ है और कितना पानी है? हाँ, ये स्टूडेंट जो है वो बता रहे हैं। 70% बर्फ के रूप में और 30 बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमारी ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट ऑडियंस है। क्या नाम है आपका? अश्विन राय। अश्विन ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 3% पानी है, इसमें से 70% पानी ऐसा है जो बर्फ के रूप में है। तो कुल मिला के इस धरती के सारे पानी में से 1% से भी कम हमारे इस्तेमाल के लायक है। हमारे मतलब 700 करोड़ इंसानों के लिए और लाखों जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। इसी से हम खेती करते हैं, हम अपनी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, होली खेलते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, हिंदुस्तान में कितना पानी है? कुछ देश ऐसे हैं जहां बहुत कम पानी बरसता है, नदियां कम बहती हैं, कुछ में जरूरत से ज्यादा पानी होता है। हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है, कितना पानी है? कम है या ज्यादा है? हाँ, आप बताइए। अपने भारत में बहुत सारा पानी है। जी हाँ, हिंदुस्तान को हम वाटर एडिक्वेट देश कहते हैं, मतलब अच्छा खासा पानी है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जितनी जरूरत है उतना है। वंदे मातरम में हम अपने देश को सुजलाम सुफलाम कहते हैं। इट इज अ लैंड ऑफ मॉनसून, मल्हार का देश है। और इस वक्त अगर आप अपनी खिड़की के बाहर देखेंगे तो शायद बारिश हो रही होगी। दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। मुंबई और बहुत सारे राज्य में कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि अक्सर हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। हम पानी से कभी कभी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कब बंद होगी ये बारिश। लेकिन अब कुछ देर के लिए सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज से कई साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब हमारी फसलें सूख जाएंगी पानी की कमी की वजह से। हमारे कुएँ और ट्यूबवेल्स सूख जाएंगे। लोगों को पानी खरीदना पड़ेगा टैंकर्स के ज़रिए। हमारे जो बड़े बड़े बांध हैं, जो डैम्स हैं, वो सूख जाएंगे, वो सिल्ट अप हो जाएंगे। हमारे जो इरिगेशन कैनाल्स हैं, मतलब खेती के लिए जो हम सिंचाई की नहरें बनाते हैं ताकि पानी अलग अलग जगह पहुंचे, वो सूख जाएंगी, उनमें जंगली घास फूस उगने लगेगी। पानी की कीमत दूध जितनी हो जाएगी, पेट्रोल जितनी हो जाएगी। पानी शहरों में राशन किया जाएगा, पानी के लिए झगड़े शुरू हो जाएंगे, पानी की वजह से लोगों की जानें तक चली जाएंगी।
दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाकों में ये एक काल्पनिक ख्याल नहीं बल्कि एक सच्चाई है। ये एक बुरे सपने जैसा है जो पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा है। हिंदुस्तान में कई इलाके आज भी पानी की एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। 100 में से 3-4 कुएं से उनमें पानी है और मतलब 95% सूखे हैं कुएं। खेती वेती तो होती नहीं है, इतना ही पानी है कुओं में। 300-400 की आबादी में एक हैंडपंप है जो आप ये देख रहे हैं। कुछ गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक ग्रामीण औरत को एक साल में अंदाजन 1400 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है सिर्फ पानी भरने के लिए। 4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है दूर से कुआं से। गांव जैसी बदहाली शहरों में भी देखने को मिलती है। बारिश के मामले में मुंबई काफी खुशकिस्मत है, लेकिन फिर भी मुंबई के हजारों लोग रोज पानी की किल्लत से जूझते हैं। गटर का पानी से नहाते, कपड़ा धोने में गटर का पानी से, लंबा का पानी खाली पीने के लिए 4-5 अंडा लाते। हम लोग नीचे से पानी उठा के लेके आता था, ऐसा पानी उठा के मेरे बाटले सब डैमेज हो गया, तो डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस एरिया के अंदर वाटर टेबल्स 80 फुट से अब 240, 300, 350 फुट तक चली गई है और पानी की इतनी स्कैर्सिटी होती है। हमें 60 MGD की रिक्वायरमेंट है, हमें सिर्फ 16 MGD न्यू गुड़गांव में पानी मिल रहा है। यहाँ पानी की जो प्रॉब्लम समस्या होती है, एक हमें गेस्ट को हमें मना करता है, प्लीज़ आप इस सीज़न में नहीं आना, हमारे पानी नहीं है। सुबह उठते सारी पहले पूछते हैं पानी है नहीं है तो क्लब में जाके नहाते हैं, ब्रश भी वहीं करते हैं, हाथ मुँह वहीं धोना वहीं धोते हैं। हम लोग तो यहाँ से भागना चाहते हैं, बिकॉज जब पानी नहीं है तो 20 करोड़ के मकान में रह के हम क्या कर पाएंगे। टावरी का कलेक्शन दिया हुआ है लेकिन अभी पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर मोटर से खींच के नली में दे रहे हैं पानी, मतलब पानी वाला 4 दिन के बाद छोड़ता है पानी। हमारे यहाँ एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, वो भी जरूरत का 30 या 40% होता है। बहुत संभाल के हमें पानी का बंटवारा करना पड़ता है, नहीं तो टैंकर बुलाते हैं। पानी के लिए तरस रहे इलाकों में जब टैंकर आता है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं। जिसका जोर है उसको पानी मिलता, जिसका जोर नहीं है, जो गरीब को पानी नहीं मिलता। यहाँ पर तो सब जान पर खेलकर पानी भरना पड़ता है। पानी की ये मुठभेड़ कई बार घातक साबित होती है। उस्मान नगर में ऐसी ही एक दुर्घटना का शिकार हुआ 14 साल का सुनील कावड़े। पानी के लिए मची भगदड़ में टैंकर के पहिए तले कुचला गया सुनील का सर। ये बच्चे लोग ऐसे रोड पे खड़े होते, वहाँ जाके देख रहे तो पूरा भेजा पैर चले गया उसके ऊपर से। उसको उठा के लिए तो पूरा खोपड़ी उल्टी गिरी थी उसकी। 2 साल पहले घटी इस दर्दनाक घटना को याद कर आज भी सुनील की मां का दिल भर आता है। पानी की किल्लत ने एक मासूम की जान ले ली। हर साल को ये घटना घटती, कोई सा तो भी आदमी तो भी मरता, बच्चा तो भी मरता, औरत तो भी मरती। पानी नहीं है तो भागते हैं, पानी रहने के बाद कौन भागता है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि पानी के लिए एक बच्चे की जान चली गई। अब हम जुड़ेंगे उसी गांव के साथ, उस्मान नगर के साथ, जहां कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार भाइयों, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू सो मच। बहुत ही दुख हुआ है हमें कि आपके गांव में पानी की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। बड़े अफसोस की बात है। गांव में अभी तक बहुत ही हादसे हुए हैं, कम से कम 5 आदमी यहाँ पर अपना स्वर्गवास हो चुके हैं। 5 लोगों की जान चली गई सिर्फ पानी की वजह से सर। ये तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। मुझे बताइए कि उस्मान नगर में कितने सालों से टैंकर से पानी आ रहा है आपके पास? कम से कम 15 तो 20 साल से टैंकर आ रहे हैं। और स्थिति ऐसी है कि टैंकर के अलावा आप लोगों का गुजारा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, जब तक टैंकर नहीं आए गांव में तब तक पानी नहीं मिलेगा। एक बूंद भी पानी का नहीं है अभी फिलहाल, इसीलिए लोग परेशान हैं। डांगे साहब, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में आगे चलकर हम कई सुझाव सामने रखने वाले हैं जो हमें बताते हैं कि पानी की समस्या का सामना कैसे किया जाए, और हमें उम्मीद है कि इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ नीलोभा जाधव जी मौजूद हैं।
जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पानी के विषय पर कई सालों से काम कर रहे हैं। नीलोपा जी, मुझे बताइए कि कितने गांव हैं महाराष्ट्र में जिसमें टैंकर से पानी आता जाता रहता है हमेशा? 5000 के ऊपर आंकड़ा चला जाएगा। 5000 गांव ऐसे हैं महाराष्ट्र में जिनको टैंकर से पानी मिलता है। स्थिति बहुत ही गंभीर है, मतलब बिल्कुल गंभीर है। आपके अंदाजे से महाराष्ट्र में ऐसे कितने हादसे हुए होंगे, मतलब जान कितने लोगों की गई होगी? एक तो ये टैंकर का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमको अभी बताया जी, और इसका एक दूसरा एक तरीका है कि जो बाहर से टैंकर पानी लेके आता है वो कुएं में डालते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जैसे ही टैंकर का हॉर्न बजता है कि टैंकर आया गांव में, तो सारा गांव ऐसे जैसे कि चींटियां निकलती है बिल में से, उसी तरह से सब घर में से बकेट्स लेके बाहर आ जाते हैं। जितने लोग उस कुएं के आजू बाजू में खड़े रह सकते उससे कई गुना ज्यादा रश हो जाती है, गर्दी हो जाती है। रायवाड़ी नामक जिस गांव में मैं रहता हूँ, वहाँ उस गांव में भी एक शेख नाम का लड़का अंदर गिर के मर गया है। भाग दौड़ में बच्चा पानी खींचते समय अंदर गिर गया और अंदर पानी कम पड़ा था टैंकर का, और बाकी का स्टोन, ब्लैक स्टोन था, उसके ऊपर वो बच्चा गिर गया। लोगों को पता ही नहीं चला। लोगों को क्या लगा, भाई बच्चे ने चुप पानी में तैरने के लिए कूदी मार दी, ऐसा लगा, लेकिन वो अंदर मर गया था और उसका खून फैल गया था। फिर भी लोग रुक रहे नहीं थे। जब पानी के बकेट्स में खून आने लगा तब लोग रुक गए और सोचा कि भाई इसमें गिरा हुआ आदमी को लग गया है, जब तक उसकी जान चली गई थी। सर, ऐसे कई हादसे मैं बता सकती और बहुत दुख की बात है। ये जो टैंकर कल्चर है ना, मेरे को अभी एक नई संस्कृति आई जैसा लग रहा है। मतलब जिस गांव में अब टैंकर आता है उसके सारे जो कामकाज है उस टैंकर के हिसाब से। समझो आप शादी में है और टैंकर आया तो शादी में कोई नहीं रुकेगा, भाग जाएंगे पानी भरेंगे उधर। हाँ, मैंने ऐसा ही देखा है, मौत जा रही है और टैंकर आ गया, पीछे के लोग उधर चले। मतलब जैसे किसी का जनाजा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, चोरी छुपे से निकल जाती। इतनी गंभीर समस्या है। अब मेहमान आ गए और पानी पीने के दो बोले तो वो बताएंगे कि मेरे यहाँ पानी नहीं है। जो हमारी संस्कृति दान की संस्कृति है, पानी पिलाना सबसे बड़ा दान है। और उस समय हम बोलते हैं कि भाई तेरे पानी नहीं है, भगवान है ना तू, फिर भी तेरे को पानी नहीं है, दूसरा कुछ भी मांग लेकिन पानी नहीं मांग। भगवान को राक्षस समझने लगे हैं इस टैंकर की कल्चर की वजह से। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पानी को लेकर कई राज्यों की सरकारें कोर्ट कचहरी में जंग लड़ रही हैं। मिसाल के तौर पे कावेरी के पानी को लेकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पौंडीचेरी लड़ रहे हैं। कृष्णा के पानी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक लड़ रहे हैं। रावी और ब्यास के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा लड़ रहे हैं। नर्मदा के पानी को लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं। गोदावरी के पानी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा लड़ रहे हैं। मगर कोर्ट कचहरी के बाहर भी मामला बहुत गंभीर हो चुका है। देश में अलग अलग जगहों पर पानी के मसले को लेकर तनाव की स्थिति है। देश भर में पानी के लिए हो रही हिंसा और मौत की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पानी के लिए जंग हिंदुस्तान के कई इलाकों में छिड़ गई है। हिंसा और हत्या का जारी है सिलसिला। बिहार में किसानों ने अपने सिंचाई के पानी की हिफाजत के लिए उठा ली हैं बंदूकें। और रातों रात मेरी पानी चोरी हो गई, अंत में तो मुझे हथियार उठाना ही पड़ेगा। कर्नाटक में चल रहे कावेरी मसले ने हिंसक रूप इख्तियार कर लिया है। हजारों किसान सड़क पर उतर आए और कर दिया चक्का जाम। पानी के लिए पड़ोसी ने बहाया खून, एक परिवार के 3 सदस्यों को मार गिराया, गुनाह था पानी की चोरी। क्या हम पानी नहीं पीते? हम इंसान नहीं है क्या पानी नहीं पिएंगे? बताओ। मुंबई में पानी पे लगी कटौती के खिलाफ हो रहे आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एक की हुई मौत, 25 हुए घायल। आंध्र प्रदेश के सोमपेटा में प्राइवेट कंपनी को वेटलैंड यानी जल संपन्न भूमि देने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध में बैठी भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस ने आम जनता पे दागी गोलियां, 2 लोगों की हुई मौत। पुणे के पास मावल में मचा मौत का आतंक। बांध योजना के विरोध प्रदर्शन में बैठे किसानों पर पुलिस ने चलाई गोलियां, 4 किसानों ने गंवाई जान। बिसलपुर बांध का पानी छोड़े न जाने पर किसान हुए आग बबूला। या तो सरकार को पानी देना पड़ेगा या सरकार को जाना पड़ेगा। पुलिस फायरिंग में 5 लोगों की हुई मृत्यु, कई हुए घायल। पानी की लड़ाई ने बहाई खून की नदियां। तो मल्हार के इस देश में अब ये नौबत आ गई कि पानी के लिए खून बह रहा है। कैसे पहुंचे हम इन हालात में और क्यों, हमें बताएंगे अनुपम मिश्रा जी, जो इस क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का अनुपम जी। मुझे बताइए हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे और क्यों?
पहले मैं बताना चाहूँगा कि पानी जब इस धरती पे नहीं था तो जिंदगी नहीं थी जी। पानी आने के बाद ही हमारे आने का किस्सा शुरू होता, जिंदगी का किस्सा शुरू होता। इसलिए ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पानी चला गया तो हम भी चले जाएंगे जी। पानी के मामले में हम लोग गरीब बिल्कुल नहीं है। पानी हमको कुदरत ने इतना अच्छा दिया, अच्छा खासा दिया है, हर साल दिया। एक तो यह है कि एक बार लॉटरी खुल जाए और फिर न खुले कई दिनों तक जी। लेकिन हर साल लॉटरी खोलती है कुदरत। पर हमारी जेब में उसको रखने की तमीज़ तो हमें आनी चाहिए। हमने अपनी जेब फाड़ ली है, तो पानी आता है और चला जाता है। एक ऐसा कहते हैं कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए हैं जी। तो करीब करीब हमारे 5 लाख गांव में और कुछ हज़ार छोटे बड़े शहर होंगे जी। इन सब में तालाब हुआ करते थे, बड़ी बड़ी झील हुआ करती थी और उन सब में ऊपर वाला हर साल पानी देता है, वो हम लोग भर लेते थे जी। हर जगह का समाज उसको ठीक से रोकना जानता था, कैसे जमा किया जाए, जिंदगी उसके इर्द गिर्द चलाते थे जी। अभी हमने वो खो दिया और हमने सोचा पानी तो कहीं से भी आ जाएगा। अगर हम अपने शहर दिल्ली की बात करें, कहते 800 तालाब थे जी। आज गिनने के 5 तालाब नहीं हैं दिल्ली में। हमें लगा कि पानी की कोई कीमत नहीं है, ज़मीन की कीमत है, और हमने उसमें दुकान बना दी, मकान बना दिया, कुछ स्टेडियम बना दिया होगा, तालाब नहीं रहने दिया। अब दिल्ली में पानी उतना ही गिरता है जितना पहले गिरता था जी, पर वो पानी रुकता नहीं है, कहाँ जाएगा वो? तो बाढ़ आएगी, पानी बह के हमारे कमरों में आएगा, हमारे दफ्तरों में आएगा। तो ये हालत आज हमारे सामने है। लेकिन जब इतने तालाब थे हमारे देश भर में, तो ये फिर ऐसे कम कैसे हो गए, क्यों ऐसा हुआ? जब अंग्रेज आए हैं उससे पहले ये दिक्कत नहीं थी जी। उनके आने से राज करने का तरीका बदला। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैसूर राज्य था जब अंग्रेज आए जी। उस समय 40,000 तालाब थे मैसूर राज्य में। 40,000 तालाब एक अकेले राज्य में। इसको राज और समाज दोनों मिलके बनाता था, रखवाली करता था, संभालते थे। इसमें राजा अपनी तरफ से कुछ पैसा डालता था। जब अंग्रेजों के हाथ पे राज आया तो उन्होंने कहा कि हम क्यों डालें, ये तो तालाब तुम्हारे हैं, हम नहीं डालेंगे इसमें पैसा। फिर उन्होंने कहा कि ये तालाब तुम्हारे हैं लेकिन तुम इनसे सिंचाई लेते हो, इसलिए हम सिंचाई पे टैक्स लगाएंगे। फिर उन्होंने कहा तालाब भी मेरे हो गए। अब तो उनकी मिल्कियत चली गई, इज्जत चली गई और उनकी जेब और काट ली। तो लोगों ने तालाबों की रखवाली बंद कर दी। तो लोगों का जो ममत्व था, अपनापन था, वो खत्म होता चला गया, फिर टूटने लगे। तो हम लोग धीरे धीरे सरकार पे निर्भर होते रहे और अब धीरे धीरे हम 100 साल 200 साल में उसके नतीजे देख रहे हैं कि अब हमको सूझता नहीं है कि क्या करना है। अनुपम जी, मुझे बताइए कि जमीन के नीचे जो पानी है एक्चुअली कुदरत में आता कैसे? पानी तो सब ऊपर से आता है जी जी, और वो कुछ लाख साल में नीचे जमा हुआ है और मिट्टी में वो जज्ब होते रहते हैं। हाँ, और ये धरती सचमुच मिट्टी की बहुत बड़ी गुल्लक बना के दी है ऊपर वाले ने, जिसको अंग्रेजी में पिगी बैंक कहते हैं। इसमें से पानी आता है, एक बूंद डालते जाओ तो वो अंदर सेव होता है, अंदर सेव पानी बचता रहता है। तो वो सूरज की गर्मी से सारा ऊपर नहीं उड़ जाएगा, नीचे आपने ढक्कन लगा के सुरक्षित रख दिया। अब उसको जब जरूरत पड़े तो थोड़ा सा निकाल लो इस्तेमाल करने के लिए। अभी हम सोचते हैं कि इंद्र ने जो चुटकी चलाई, हम तो एक चुटकी में पानी निकाल लें। तो हमने अपनी धरती को छेदने का काम शुरू किया, छलनी बना दिया, जगह जगह बोरिंग, ट्यूबवेल, नीचे का पानी है। और पहले तो कुआं बनता था तो हाथ से खींचना पड़ता था, थोड़े हाथ भी अच्छे होते थे, लेकिन फिर तो बिजली आ गई। अभी तो बटन दबाने में थकते नहीं है, तो 100 बाल्टी पानी निकाल लिया। तो नीचे का खजाना हमने खाली करना शुरू किया और अब हमारे शहरों में और गाँव में भी खेती स्थिति आ गई है अभी ग्राउंड वाटर की? इतनी बुरी है, आंकड़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक अंग्रेजी में शब्द चलता है, उसको डार्क जोन कहते हैं, कि किसी इलाके का पानी इतना नीचे चला गया कि अब ऊपर लाने में आंसू बह जाएंगे लोगों के। और यदि इसको बचाने का किसी को कोई इनाम होता हो भारत सरकार का या आप सबका, तो वो बिजली विभागों को दिया जाना चाहिए। वो 24 घंटे की बिजली नहीं देते। अगर 24 घंटे की बिजली होती तो मैं तो बटन दबा दबा के अपना पूरा पानी खत्म हो जाता, खत्म कर देते। पहले 100-200 फीट में पानी मिल जाता था, अब वो 300, 400, 500 तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें क्या खतरे हैं? शायद कुदरत ने हमको इतने नीचे जाने के लिए इजाज़त नहीं दी थी कि इसके नीचे मत जाना। इसके नीचे हमने कुछ और जहरीली चीज़ें भी रखी हैं
शायद हमारे लिए रखी हो कि चेतावनी देने। अब हम जब उससे भी नीचे जा रहे हैं तो कहीं हमको फ्लोराइड मिल रहा है, कहीं आर्सेनिक मिल रहा है पानी में ये अलग अलग किस्म के जहर मिल रहे हैं, जहर हैं। तो अब वो जहर हमारे लोग पी रहे हैं और बहुत बुरा असर हो रहा है, बहुत बुरा असर हो रहा है। और इसको हमारा कोई नया साइंस, कोई टेक्नोलॉजी रोक नहीं पाएगी, इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, शहरों में हम ये भी देख रहे हैं कि हर जगह सीमेंट लगा दिया है। क्या? तो उससे तो मिट्टी बची नहीं है जिसमें कि पानी जज्ब हो और जमा हो। अब तो सब टाइल हो गया, सब टाइल्स है। तो उसमें से पानी नीचे जाना बंद हो गया। तो हम हर एक काम इस समय सोच समझ के प्लानिंग से ऐसा कर रहे हैं कि पानी को हमसे दूर करते जा रहे हैं। तो इसलिए अब हमारा टूटता जा रहा है। अब पानी हमको याद दिला रहा है कि सच्चाई तो पानी की कीमत की है। जमीन की कीमत जरूर रखो, लेकिन पानी की कीमत याद रखो। पानी अब कह रहा है कि मैं जीतूंगा अगर तुम सुधरे नहीं तो। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का अनुपम जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, अब मैं पूछना चाहूंगा जो यहाँ पर स्कूल के बच्चे बैठे हैं, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनसे कि हमारा पानी कहाँ से आता है? आपका पानी, मुंबई का पानी कहाँ से आता है? नल से। वो नल से आता है, वो तो मुझे मालूम है। लेकिन नल में कहाँ से आता है? नल में साउथ बॉम्बे में तुलसी और विहार लेक से आता है। बाकी बच्चे इससे सहमत हैं? हाँ, तुलसी और विहार से ना के बराबर आता है, बहुत कम आता है। और कोई बताएगा मुझे? हमारा पानी जो है पवई लेक से आता है। पवई नहीं, पवई से भी नहीं आता है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। 90% से ज्यादा पानी हमारा भादसा, अपर वैतरना, लोअर वैतरना और तानसा से आता है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ भादसा या अपर वैतरना, ये कहाँ है? आपको पता भी है कहाँ है? भादसा किधर है? कोई आइडिया नहीं है। देखिए, हम शहरी लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारा पानी कहाँ से आता है। हमको लगता है कि नल से आता है। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं आपको बता दूं कि ये सब मुझे भी नहीं मालूम था। ये सारी जानकारी तो मुझे शो की रिसर्च में मिली। चलिए आइए देखते हैं कि मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों को जो पानी मिलता है वो कहां से आता है और किन हालात में आता है। थाने जिले का शाहपुर तालुका। भादसा नदी के किनारे बसे इस तालुके में पानी की कोई कमी नहीं है। हर साल 2300 मिलीमीटर से भी ज्यादा पानी यहाँ बरसता है, लेकिन आज यहाँ के कई गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ठीक उसी जगह जहाँ बना है मुंबई शहर को पानी देने वाला सबसे बड़ा बांध, भादसा प्रकल्प। हमारे घर से पानी नजर आता है, रसोई से दिखता है, फिर वो पानी हमें क्यों नहीं मिलता? 3-4 तालाब है शाहपुर में, फिर भी शाहपुर में पानी नहीं। पूरी मुंबई को पानी मिलता है। गांव वाले क्या पानी को देख देख कर मर जाएं? सिर्फ मुंबई वालों को जीने का हक है। जहां एक और यहां से पानी पाइपलाइन द्वारा मुंबई की प्यास बुझाने के लिए भेज दिया जाता है, वहीं विडंबना ये है कि स्थानीय महिलाओं को धूप में झुलसते हुए हर रोज 5-6 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। घर का काम कब करें? सारा दिन पानी भरने में ही निकलता है। रोज 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। औरतें परेशान हो जाती हैं। रोज इतना चलने से पैर दुखते हैं, धूप में सर गर्म हो जाता है, चक्कर भी आता है। कई बार चक्कर खा के औरतें गिर पड़ती हैं, 3-4 दिनों तक बीमार हो जाती हैं। कई गांव टैंकर पे निर्भर हैं और ये टैंकर भी 2 या 3 दिन में एक ही बार पानी पहुंचाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा बावड़ी पर जमा हो जाता है। इतना भीड़ रहता है, वो भीड़ की वजह से वो पानी निकालने के लिए जैसी स्पर्धा लगती है, एक के ऊपर घड़ा डालते हैं। पानी की ये खींचातानी कई बार हिंसक रूप धारण कर लेती है। कई औरतों की जिंदगी बस पानी भरने में ही गुजर रही है। एक बार पानी भर के ले जाने में एक औरत को कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। रात भर यही चलता है। भादसा नदी पे बना ये बांध यहाँ के गांव वालों के साथ हुए अन्याय के प्रतीक के रूप में खड़ा है। मैंने तो 2-2 रुपए रोज पर भादसा बांध पर मजदूरी की है। हमारी जमीनें गई, हमारे पुरखों की जगहों से हमें ही वनवास दे दिया गया। हमारी जमीन, हमारा सब कुछ बांध के काम में चला गया। गांव वालों ने कई बार सरकार को गुहार लगाई तो जवाब में मिला उन्हें ये टैंक। लोगों को दिखाने के लिए टंकी लगा दी है, लोग आके देख के जाते हैं, पर टंकी बिल्कुल खाली है। ग्रामीण इलाके से पानी खींचकर एक बड़े शहर तक पहुंचाने की ये इकलौती कहानी नहीं है।
हिंदुस्तान के लगभग हर बड़े शहर की बढ़ती आबादी की प्यास बुझाने दूर दराज से पानी लाया जाता है, जिसके लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। दिल्ली 300 किलोमीटर, बेंगलुरु 100 किलोमीटर, चेन्नई 235 किलोमीटर, हैदराबाद 116 किलोमीटर, मुंबई 100 किलोमीटर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन गांव वालों का इस पानी पर पहला हक है, हमारी व्यवस्था ने उनकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी है। हमें तो ये एक तरह की चोरी ही लगती है। अपने घर की कोई चीज किसी और ने हड़प ली हो, ऐसा लगता है। हमारा पानी पे हक नहीं है क्या? वेलकम बैक। तो दोस्तों, ये बात तो हमारे सामने साफ जाहिर है कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं, और अब तो हमने पानी के लिए लड़ना भी शुरू कर दिया है। तो जाहिर है ये हमारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज होगी, जिसका हम बहुत ध्यान से, बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी से ख्याल रखते होंगे, देखभाल करते होंगे, है ना? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम कितने समझदार हैं। भारत उन चंद भाग्यशाली देशों में से एक है जहां दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ, और इसकी वजह है भारत की भूमि पर बिछा नदियों का जाल। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां हिंदुस्तान के लिए कुदरत की अनमोल सौगात हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने देश की प्रमुख नदियों को करीब से देखा तो एक खौफनाक दृश्य नजर आया। सुजलाम सुफलाम कहे जाने वाले देश की ये नदियां आज गंदगी का कूड़ेदान बन गई हैं। कई दशकों से कारखानों से निकलने वाले केमिकल, तेल और अन्य जहरीले पदार्थ भारी मात्रा में नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिस वजह से इन नदियों का पानी अमृत की बजाय जहर में तब्दील हो गया है। भारत के सीवर सिस्टम का तो लक्ष्य ही नदियां हैं। सीवर लाइन नाले में और नाले नदियों में जा गिरते हैं। एक तरफ लोग नदी के किनारे कपड़े धोते हैं, अस्थियां बहाते हैं, कर्मकांड के लिए हजारों चीजें फेंकते हैं। वहीं दूसरी ओर हजारों तरह की दवाइयां, इंजेक्शन, एक्सपायर्ड मेडिकल सामान सभी को एक ही कूड़ेदान की भेंट चढ़ाया जाता है, और उस कूड़ेदान का नाम है नदी। दोस्तों, यहाँ हिंदुस्तान में हम अपनी नदियों को बहुत पवित्र, बहुत पावन मानते हैं। लगभग सभी नदियों के साथ हमारा एक धार्मिक संबंध है, हमारी संस्कृति के साथ उनका एक जुड़ाव है। बावजूद इसके हम अपनी नदियों का ये हाल कर रहे हैं। कमाल की बात है, इतने कैसे लापरवाह हो गए हम। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री मनोज मिश्रा जी, जो यमुना जीए अभियान के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। मनोज जी, मुझे बताइए कि इस स्थिति में कैसे पहुंचे हम? देखिए, ऐसा है कि हमने नदियों को एक मैला ढोने वाली नाली के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जी। चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, और हम ये नहीं समझ रहे कि हम कर क्या रहे हैं जी जी। क्योंकि जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी को हम काट रहे हैं। यही नदी जिस समय वो पानी ले जा रही होती है तो वो भूजल को रिचार्ज करती है, उसी भूजल को निकाल के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे हम उसको खेती में इस्तेमाल करें, चाहे हम उसको पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करें, नहाने के लिए इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। मनोज जी, मुझे बताइए कि इस वक्त यमुना की क्या स्थिति है? 1400 किलोमीटर की यमुना 800 किलोमीटर में मर चुकी है। 600 किलोमीटर तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि दिस स्ट्रेच इज पॉल्यूटेड टू एन एक्सटेंट कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते। वो कौन सा स्ट्रेच है? मतलब ये है पानीपत से लेके इटावा तक का, जिसमें आपका दिल्ली आ रहा है, जिसमें आपका आगरा आ रहा है, जिसमें आपका मथुरा, पूरा का पूरा ब्रज जो कि कृष्णा से जुड़ा हुआ है जी जी, जिसमें कि करोड़ों लोग आते हैं। तो आप समझ लीजिए, वृंदावन में जब आप इतनी श्रद्धा से पहुंचते हैं, वहां आप नमन करते हैं, पानी को लेके आचमन करते हैं, आप जो आचमन कर रहे हैं वो दिल्ली का मलमूत्र है, दिल्ली का गटर है, दिल्ली का 100% गटर है। उसमें यमुना का अपना एक बूंद पानी नहीं है।
दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैं दोबारा पूछना चाहूंगा आपको ये बात, मतलब दिल्ली का जो मल मूत्र है वो यमुना में डाला जाता है, लेकिन ये तो दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी करती होगी। ऐसा है कि दिल्ली और दिल्ली से ऊपर यमुना है ही नहीं। दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले एक बैराज बना के 2 कैनाल्स के माध्यम से 100% पानी को हटा लिया जाता है। तो जो भी पानी बह रहा है वो तो शहरों का गटर का पानी ही तो है, क्योंकि उसके ऊपर यमुना बची नहीं है। तो दिल्ली का जो मल है वो फिर यमुना में डाला जाता है और वो वृंदावन पहुंच रहा है, वो आगरा पहुंच रहा है, वो इटावा पहुंच रहा है। जब आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो नदी मर गई है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसके मायने क्या होते हैं? मर गई मतलब वो पानी किसी भी इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। उसके पैरामीटर्स हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं DO, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके। कि इस नदी के पानी में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है जी, और वो क्यों चाहिए हमें जी। क्योंकि नदी का जो अपना जीवन है, मछलियां हैं और बाकी जो भी जीवन है जी, वो सब उस पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। जी जी। और अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नदी का जीवन होगा। जी 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 जी। और दिल्ली की जो स्थिति है, मेरे पास आंकड़े हैं, DO निजामुद्दीन पुल के ऊपर 0 ऑक्सीजन है ही नहीं, 0 ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ही नहीं। दूसरा पैरामीटर है जिसको कहते हैं कॉलीफॉर्म लेवल। हार्मफुल बैक्टीरिया का लेवल कितना है इस पानी में। अच्छा। पीने लायक पानी का कॉलीफॉर्म लेवल 50 माना जाता है 100 ml में। नहाने योग्य पानी का 500 माना जाता है। और उसके ऊपर अगर है तो वो नहाने योग्य नहीं है। अच्छा। दिल्ली की जो स्थिति है उसका नंबर इतना बड़ा है कि इतने शून्य हैं कि आप शून्य नहीं गिन सकते। लाखों करोड़ों में है वो। 500 नहीं, लाखों करोड़ों में। अरे हद हो गई। अब ऐसे पानी को आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे? और ये इस देश की राजधानी की स्थिति है, आप समझ सकते हैं। गंगा की क्या स्थिति है वो मुझे बताइए। बिल्कुल वही हालत है। जो दिल्ली में यमुना है वो कानपुर में गंगा है। चाहे आप दक्षिण को ले लीजिए, चाहे आप पश्चिम को ले लीजिए, पूर्व को ले लीजिए, बहुत सारी नदियां हैं जिनकी स्थिति ऐसी है। मनु जी मुझे बताइए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ा जाता है हमारी नदियों में, जो फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी होती हैं, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी होती हैं, उसका केमिकल जो है, जो जहरीला होता है अक्सर, वो हम अपने नदियों में डाल देते हैं। कैसे, हमने शुरू कैसे किया ये करना? वाटर एक्ट के अनुसार कोई भी इस प्रकार का पानी आप नदी नालों में नहीं छोड़ सकते जब तक ये हमारा कानून है। यस, इवन सीवेज भी आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो भी हमारा कानून है। जो कुछ भी हो रहा है आज वो सब गैर कानूनी हो रहा है। तो कानून है लेकिन कानून का हम पालन नहीं कर रहे हैं। आज अगर अनट्रीटेड सीवेज दिल्ली में यमुना में गिर रहा है तो वो किसी स्टेट एजेंसी का इलीगल एक्ट है, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। हिंदुस्तान के बाहर मैंने देखा है कि वहाँ की नदियाँ बड़ी साफ होती हैं। चलिए मैं आपको विदेशों की कुछ नदियों के बारे में दिखाता हूँ। 75 लाख की आबादी वाले लंदन जैसे महानगर में बहने वाली महान थेम्स नदी दुनिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक मानी जाती है। यूरोप के 4 देशों की राजधानी से बहती डैन्यूब नदी में सैर करते हुए या तैरते हुए आपको ये डर नहीं सताता कि इस पानी में कहीं शहर का मल मूत्र तो नहीं बह रहा। चार्ल्स नदी यूएस के 22 शहरों से गुजरती है, फिर भी इतनी साफ है कि आप बेफिक्र होकर इसमें तैर भी सकते हैं और आसानी से मछली भी पकड़ सकते हैं। सफाई अभियान की बदौलत आज सिंगापुर नदी अपनी स्वच्छता और निर्मलता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। सख्त कानून लादने से ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग नदी आज पुनर्जीवित हुई है। दुनिया भर में लोग नदियों की अहमियत को समझते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं, सिवाय भारत के, जहां नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है। मुझे बताइए मनोज जी, इसका सल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है? आप जब तक
पानी को इस प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि कल ये खत्म होने वाला है। इस वक्त हमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि कल खत्म होने वाला है और तब बिल्कुल नहीं बचेगा। इसीलिए आज से हमें पानी की जो रिस्पेक्ट है वो देने की आवश्यकता है। तो ये जो चक्र है इसका समाधान कोई मुश्किल नहीं है, पर एफर्ट नहीं है। जब तक वो जज्बा पूरी तरह से हम में पैदा नहीं होगा तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। बहुत थैंक यू। दोस्तों, हमारी नदियों को तो हमने खराब कर ही दिया है, लेकिन पानी को इस तरह खराब करके हमारे सेहत पर कैसा असर होता है ये हमें बताएंगे रवि अग्रवाल जी। मैं न्योता देता हूँ रवि जी को, प्लीज वो आए और हमें ज्वाइन करें। रवि जी टॉक्सिक्स लिंक इस संस्था के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने का रवि जी। मुझे बताइए कि अक्सर हमें लगता है कि शहरों में जो पानी हमारे नल में आता है वो काफ़ी साफ नज़र आता है हमें, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है आप हमें बताइए ज़रा। हमारा ये मानना है कि हमने जो फैक्ट्रियों को शहर से बाहर भेज दिया, यानी कि हमने शहर साफ़ कर दिया और प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे सब किसान भाई बैठे हैं, इनको मालूम है कि ज़्यादातर जो खेतों में पानी मिलता है वो आपको इंडस्ट्री से साफ़ करा हुआ पानी मिलता है। लेकिन इस पानी को हम पूरी तरह साफ़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स और केमिकल्स हम नहीं निकाल पाते हैं। दुनिया में किसी देश को ये मालूम नहीं है कि इस पानी को कैसे साफ़ किया जाए। तो किस किस्म के केमिकल्स होते हैं इसमें? नदी में जो केमिकल गए, कीटनाशक जो दवाई निकली वो 10% तो इस्तेमाल होती है, 90% वो पानी में जाती है। उसके अलावा हैवी मेटल्स कौन से? हैवी मेटल्स जैसे बैटरी बनाते हैं जी जी जी, उनसे लेड निकलता है, कैडमियम निकलता है। तो ये सब पानी में जाता है और वो पानी को हम साफ़ करते हैं कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट से, लेकिन ये हैवी मेटल्स नहीं निकलते हैं। तो जो हमने रिसर्च करी उसमें इसी पानी की सिंचाई से सब्ज़ी जो उगी उस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हैवी मेटल्स पाए गए, जिसके बारे में पिछले 20-25 साल में ही ज़्यादा जानकारी मिली है कि इन केमिकल्स और इन हैवी मेटल्स से क्या असर होता है सेहत पर। क्या असर होता है? ये अलग अलग, जैसे लेड है उसमें, तो लेड में तो बच्चों की IQ सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। या मरकरी का पोल्यूशन है, या मछली में मरकरी चला गया आपका, वो तो आपने मछली खा ली तो ओवर टाइम उसका आपका दिमाग का जो कंट्रोल सिस्टम है उस पर असर होना शुरू होता है। और माँ जो है, जो बच्चा उसके पेट में होता है उस पर भी असर होता होगा। खास तौर से जो जैसे मरकरी है माँ के बैरियर से जो बच्चा है उसके फ्लूइड में चला जाता है, या माँ जब दूध पिला रही है, क्योंकि ये ज़्यादा केमिकल्स हैं ये फैट में आते हैं और चर्बी से दूध बनता है, तो सबसे ज़्यादा जो उसका असर होता है वो छोटे बच्चे पे होता है। तो सेकंड जनरेशन, अगली पीढ़ी में इसका असर पाया गया है। तो ना सिर्फ हम अपनी नदियों को ख़राब कर रहे हैं, अपने पानी को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हम अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हैं। दिल्ली और बनारस में एक स्टडी करी थी, उसमें पता ये पाया गया कि 70% जो पालक पैदा होता है उसमें लेड की मात्रा इतनी है कि वो हमारे नियम के बाहर है, तो उसको अब खाएंगे तो असर होगा ही होगा। तो ये केमिकल वेस्ट जो फैक्ट्रीज में से निकल कर आता है वो हमारी नदियों में जाता है जी। वो नदियों का पानी फिर हम अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं जी। और ये फिर हमारे खाने में आ जाती है। रवि जी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने ये बात आई, उनको पता चला है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रही हैं जी। तो ये किस तरह पोल्यूट करते हैं और क्या इसका माजरा है? जो आप केमिकल आपकी फैक्ट्री से निकला या आपने जो केमिकल इस्तेमाल नहीं किया उसको एक ठीक तरीके से डिस्पोज करने का तरीका बताया गया है नियम में, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं। उस खर्चे को बचाने के लिए उसको गड्ढा करके कुएं में डाल देते हैं, गहरे कुएं में, डीप वेल इंजेक्शन जिसको कहते हैं। तो वो तो हमेशा के लिए आपका चला गया, आपका पूरा जो उसमें ग्राउंड वाटर है वो तो हमेशा करोड़ों साल से है वहाँ पर, उसको हम खराब कर रहे हैं। उसको हम खराब कर रहे हैं। करोड़ों साल से साफ पानी है धरती के नीचे, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। और ग्राउंड वाटर है जो एक जगह नहीं रहता, वो पूरे तालाब हैं ग्राउंड वाटर के। जैसे दिल्ली में ग्राउंड वाटर आप 40-50 किलोमीटर तक एक ही ग्राउंड वाटर का तालाब है, तो आपने अगर एक जगह गंदा कर दिया तो 40 किलोमीटर दूर से भी अगर पानी निकालेंगे पीने के लिए तो उसमें वो जहर घुला होगा वो वाला। ये तो बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक है और बिल्कुल गैर कानूनी, एक क्रिमिनल है मैं कहता हूँ। इसमें तो कोई बख्शना नहीं चाहिए जो ऐसे इंसान को करे। पानी में ही सब कुछ पनपता है, तो पानी खराब कर दिया तो आपने पानी पिया तो प्रॉब्लम, आपने खाना खाया तो पानी में खाने खाया उसमें प्रॉब्लम, तो आप कहाँ बच के जाएंगे?
तो ये तो आपने बिल्कुल अपने पाँव पे कुल्हाड़ी से ज़्यादा अपने जो वजूद है उस पे आपने कुल्हाड़ी मार दी। बिल्कुल सही कहा आपने। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, जाहिर है कि हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन अब हमें इससे बाहर निकलना होगा और कुछ लोग हैं जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे और देखेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। अक्सर आगे बढ़ने की रफ्तार में हम बहुत सारी नादानियां कर जाते हैं और ऐसे वक्त पे ज़रूरत यह है कि हम थम जाएं और पीछे मुड़कर देखें। हमारे पुरखों ने जो ज्ञान, जो इल्म हमारे लिए छोड़ रखा है, अगर हम उसमें ढूंढने, टटोलें, तो हमें अपने मुश्किलों के जवाब मिल जाएंगे। नरसिंह नायक के बौंदापाड़ा गांव में हर साल सूखा पड़ता था। भूख और बेकारी के मारे गांव वालों को मजबूरन अपने घर बार छोड़ महीनों दर बदर भटकना पड़ता था। लेकिन एक वक्त पानी की बूंद बूंद के लिए बिलखते इस गांव में आज फसलें लहरा रही हैं। वर्तमान ताकू हमें चेक करिया भाई। अब हमने पानी की धारा को जगह जगह रोक रखा है। पर्वतों से खेतों तक हमने छोटे छोटे बांध बनाए हैं, जिससे पानी की रफ्तार कम हुई है, भूजल का स्तर भी बढ़ा है। एक समय ऐसा था जब नागदरवाड़ी गांव के बच्चों से लेकर बूढ़े सभी पानी के लिए मारे मारे फिरते थे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सरपंच हनुमंत केंद्रे की अगुवाई में पूरे गांव ने अपने श्रमदान से पहाड़ों के बीच एक बड़े जलाशय का निर्माण किया। मेरे गांव में दरअसल पीने का पानी भी नहीं था। हमने बारिश के पानी को रोकना शुरू किया और आप देख सकते हैं आज हमारे पास कितना पानी है। इस पानी पे 4 ग्राम पंचायतें जिंदा रह सकती हैं। किसी जमाने में महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में हालात इतने बदतर थे कि पानी की किल्लत से परेशान किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो गए थे। भूजल को बचाने के लिए सरपंच पोपटराव पवार के नेतृत्व में गांव में व्यक्तिगत ट्यूबवेल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया। मिलजुल कर वर्षा जल संचय और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों की बदौलत आज हिवरे बाजार देश के चंद अमीर गांव में से एक गिना जाता है। हमको सिर्फ दूध से महीने की 1.25 लाख रुपए की आमदनी होती है। हमने गाय खरीदी, बंगला बनाया, हमारी हालत सुधर गई। नलगोंडा जिले के मिरियालकूड़ा गांव में बोई हुई फसल पानी की कमी की वजह से सूख जाती थी। सभी गांव वालों ने मिलकर हर साल कितनी बारिश हुई और पानी के स्तर में कितना इजाफा हुआ, इसका मूल्यांकन करना शुरू किया। भूजल की मात्रा यदि कम हो तो कम पानी वाली फसल बोई जाती है, जिससे जमीन की सतह के पानी का संतुलन बरकरार रहता है। तमिलनाडु के हजारों पुरातन कुंड और तालाब किसी जमाने में लोगों को सिंचाई और पीने का पानी देने के मुख्य स्रोत थे। रामनाथपुरम जिले के मारी और उसके साथी गांव वालों ने बदलते जमाने के साथ सूख चुके इन कुंड और तालाबों की सफाई करनी शुरू की। एक ही बरसात ने सभी कुंड और तालाबों को पानी से छलका दिया। जब से ये उड़नी का काम हुआ है, पानी की समस्या खत्म हो गई है। अब पास के शहर से भी पानी लेने लोग यहाँ आते हैं। जंगलों के काटे जाने से अरवरी नदी राजस्थान से लुप्त हो गई थी। तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कन्हैया लाल गुर्जर और उनके साथी गांव वालों ने इस बेजान नदी को पुनर्जीवित किया है। 400 स्ट्रक्चर बने हैं छोटे छोटे पानी, कहीं जोड़ है, कहीं तालाब है, कहीं एनीकट है, कहीं बांध है। अब ये जो बरसात का पानी जमीन के पेट में जाता है और फिर जमीन का जो पेट भरता है तो जमीन के ऊपर भी पानी आता है। देश भर में आसमान के बादल दिल खोलकर बरसते हैं। सबसे बंजर इलाकों को भी ये बारिश भिगो कर जाती है। बस जरूरत है सूझबूझ से बारिश के पानी का संचय करने की। दोस्तों, आज इस वक्त हमारे साथ वो सारे हीरोज मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में पानी की कीमत को समझा है। मैं आपको मिलाना चाहूंगा अलवर राजस्थान से रोडमल मीना जी और शिंबू दयाल शर्मा, तमिलनाडु से मिस्टर मंगन और जे मोहन, नागदरवाड़ी से हनुमंत केंद्रे, आंध्र प्रदेश से सुजन दास जी और इंद्र रेड्डी जी,
उड़ीसा से नूरुसना नायक और चितरंजन होटा, हिवरे बाजार से हबीब सैयद साहब, पवार बाबा साहब और पादिर दत्तात्रेय जी। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको एक गांव दिखाया था, उस्मान नगर, और वहां पे हमने दिखाया था किस तरह टैंकर से पानी आते हैं। वहां पे एक बच्चे का देहांत भी हो गया था, उसकी मौत हो गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनुमंत केंद्रे जी का जो गांव है नागदरवाड़ी, वो उस्मान नगर के करीबन 20 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये कि दोनों गांव एक ही इलाके में हैं। जितनी बारिश एक गांव में होती है उतनी ही दूसरी में होती है। लेकिन एक गांव में हम देखते हैं कि टैंकर आते हैं आज भी हर रोज़, और हनुमंत जी के गांव में इतना पानी है कि वो साल भर उसको आराम से चलाते हैं। हनुमंत जी, मुझे बताइए कि अगर आप अपने गांव में कर सकते हैं ऐसा, तो हर गांव में ऐसा हो सकता है जो आपने किया? जरूर हो सकता है। और उस्मान नगर के लोग जो हैं जिनको ज़रूरत है मदद की, आप उनको मदद करेंगे? जरूर करेंगे। तो मैं उस्मान नगर के लोगों से कहूँगा कि आप प्लीज़ आप आएँ, हनुमंत जी से मिलें और उनसे आप गाइडेंस लें, सीखें कि उन्होंने कैसे किया। जो उन्होंने किया है आप अपने गाँव में भी दोहरा सकते हैं और आपके गाँव में भी खुशहाली आ सकती है। हनुमंत जी, थैंक यू सो मच। मैंने सुना है कि आपकी एक और भी तकलीफ थी। और थी। क्या थी तकलीफ वो? तो पानी नहीं, इस वजह से हमारे तो 25 लड़के थे, तो उसके साथ मैं भी था। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे गांव में लड़की देने के लिए तो कोई तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ पानी कम है, पानी की तकलीफ है, तो कोई शादी नहीं करता था आपके गांव में। तो फिर एक रिश्तेदार आया और मुझे एंगेजमेंट हुई मेरी। अच्छा। तो होने वाली बीबी को पता चल गया कि तुम्हारे गांव में पानी नहीं। उन्होंने मुझे फोन किया, आपके गांव में पानी नहीं, 4 किलोमीटर चलाना पड़ता। मैं बोला वो तो सही है। हाँ। तो क्या करेंगे, मैं इतना लंबा से पानी। तो उसने ना कर दिया? ना कर दिया। ओहो। शादी तो आपके साथ ही करना है। हाँ। लेकिन पानी होने के बाद। अच्छा। मैंने उसको बोला शादी तेरे ही साथ करूंगा, पानी होने के बाद। वाह वाह। तो शादी हुई कि नहीं आपकी फाइनली? शादी हुई। शादी हुई। शादी हाँ, वाह वाह वाह। बेटी बेटी बेटी। तो हमने देखा अनुपम जी, ये 6 के 6 जो जगहें हैं देश भर की, 6 के अलग अलग जगहों पे हमने देखा किस तरह इन लोगों ने पानी की इज्जत की, पानी को समझा, और दूसरा इन्होंने जो काम किया वो कम्युनिटी का काम किया कि पूरी कम्युनिटी जो है, गांव के हर आदमी, हर लोग एक साथ आए। इन दोनों चीज़ों की वजह से इन्होंने सफलता पाई। अनुपम जी, आप बताइए, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें मैं इतना जोड़ना चाहूँगा, अगर हम टूटेंगे तो जैसे तालाब टूट जाता है, वैसे हम टूट गए तो हमारा पानी बह जाता है। तो हमारी एकता, गांव में कोई किसी तरह की छुआछूत, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, ये सब टुकड़े अगर हम जोड़ देते हैं तो पानी रुकता है। वाह, क्या बात है। तो वो उन लोगों ने करके दिखाया। जैसे 6 उदाहरण हमने देखे, ऐसे 6 उदाहरण कब 600 हो जाए, कब 6 लाख हो जाए, और इस 5 लाख गांव के देश की और कुछ हजार शहरों के देश की हालत सुधर जाए, क्या कहना। वेलकम बैक दोस्तों। गांव के लिए, रूरल इंडिया के लिए तो हमने कई सुझाव देख लिए जिससे हम पानी का लेवल, पानी का स्तर ऊपर ला सकते हैं, जमीन में, भूमि में। पर शहरों में क्या करें? इस देश में बहुत सारे छोटे और बड़े शहर हैं जिनमें करोड़ों लोग रहते हैं और जिनकी यही तकलीफ है, पानी। देश भर के बड़े शहर पानी की किल्लत से जूझते हैं, फिर भी वे बारिश के पानी का संचय यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते, उस पानी को जाया करते हैं और दूर दराज के लाखों किसानों और आदिवासियों के हक का पानी पाइपलाइन द्वारा अपने अपने शहरों में लाते हैं। दुनिया के ज्यादातर महानगरों की तुलना में मुंबई में अधिक बारिश होती है, फिर भी मुंबई में टैंकर द्वारा पानी लाना एक आम नजारा है। लेकिन कुछ शहरी लोग अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर बारिश के इस पानी का संचय कर रहे हैं। उनमें से एक है मुंबई की सी लाइन सोसाइटी के सेक्रेटरी नवीन चंद्रा। जितना छत पे हम पानी बरसता है, हमने स्लोप बनाया हुआ है, यहाँ से पाइप में जाता है और नीचे सारा पानी बरसात का पहुँचता है। बोरवेल के जरिए बारिश के पानी का जमीन की सतह में संग्रह किया जाता है। ये एफर्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर सब सॉइल में डालें।
चार्ज करें। बारिश के पानी का संचय कर उसे घर की साफ सफाई, गार्डन और शौचालय में इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर के इस्तेमाल से ये पानी पीने लायक भी बनाया जा सकता है। This water we have tested is better than the BMC water. पानी के बिल में हुई कटौती से सी लाइन सोसाइटी के निवासियों के रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हुए खर्च की भरपाई हो गई है। सब मिला के उससे हमारी 40% बचत होती है पानी की, और इसलिए हमें कभी शॉर्टेज नहीं होती पानी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ नवीन जी मौजूद हैं। बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं नवीन जी, आप बहुत। मुझे बताइए, आपकी जो बिल्डिंग है, सोसाइटी है, वो तो मेरे पड़ोस में ही है। जी हाँ। तो आपके बिल्डिंग में ये हो सकता है, तो मतलब मेरे बिल्डिंग में भी हो सकता है? डेफिनेट। और मुंबई के सारे जो बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, हर जगह ये हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे वेबसाइट पे नवीन जी जो काम कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। और मुझे बताइए, हमारी जो सोसाइटीज हैं, जहां मैं रहता हूं, आप रहते हैं, ये समुद्र के भी काफी नजदीक है, तो उससे कुछ नमकीन पानी अंदर आ जाता है, ऐसा नहीं होता? एक हार्वेस्टिंग स्कीम हमने कार्टर रोड पे करी है। अरे वाह! Which is just on the road. एकदम समुद्र के सामने। समुद्र के सामने। वहाँ पे भी ये सफल हुई। दे आर सो हैप्पी कि वहाँ पर अभी इतना मीठा पानी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुंबई में 30% सोसाइटीज भी हार्वेस्टिंग कर ले तो मुंबई को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अभी मैं अगले 5 साल के लिए तैयार हूँ। अगर पानी 50% कट भी हो मुंबई में, आई एम ओके। आपकी सोसाइटी में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी? नहीं, आपका पानी चलता रहेगा। Otherwise, as you know, we are short by 8 million liters per day. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि मुंबई में तो इतनी बारिश होती है, जब मॉनसून में इतनी बारिश होती है कि हम परेशान हो जाते हैं कि इतनी बारिश होती है। उसके बावजूद जब मई का महीना आता है, अप्रैल का महीना आता है, मार्च का महीना आता है, हमको बहुत सारी सोसाइटी में टैंकर, वही टैंकर हमको मंगाना पड़ता है। तो मुंबई जैसे शहर में जब पानी इतना गिरता है, फिर भी हमें खरीदना पड़ता है टैंकर से, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और नवीन जी ने हमको बताया कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं। और ना सिर्फ 30% आप कह रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं हर बिल्डिंग को ये करना चाहिए। जी हाँ। दोस्तों, ये तो थी एक इंसान की पहल की बात। आइए अब देखते हैं एक ऐसी कोशिश जिसने एक बड़े शहर की काया पलट दी। IAS ऑफिसर शांता शीला नायर पूरे चेन्नई में जल नायिका के नाम से जानी जाती हैं। वर्षा जल संचय तकनीक यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पूरे चेन्नई शहर में लागू करवाने में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश भर में वर्षा जल संग्रह के विषय में जागरूकता आए, यही लक्ष्य है शांता शीला जी का। शीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि जब आप तमिलनाडु में आप पोस्टिंग पे आई 2001 में, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ही गंभीर समस्या हो गई थी पानी को लेके, और लोगों को वो शहर से निकालने वाले थे, इतनी कमी हो गई थी पानी की। ये सच है? ये तो बहुत सच है, क्योंकि वो जो ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर था उसमें एक बूंद पानी भी नहीं था, बिल्कुल ड्राई था। तो फिर क्या किया आपने? हमने कहा कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी करना है, और सीएम ने एक चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का बदलाव किया। अच्छा। और उसको 1 साल के अंदर कंपलसरी इसको सबको करने के लिए एक कानून बनाया। कानून मतलब ये कि 1 साल का टाइम आपको दिया जाएगा। हाँ। आपको वाटर हार्वेस्टिंग करनी ही करनी है कानूनन। तो जैसे जैसे वो साल नजदीक आ रहा था, तो लोगों में क्या माहौल था उस वक्त? बहुत एक्साइटमेंट था। और 2-3 न्यूज़पेपर्स में, जो तमिल के न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने फ्रंट पेज में डाला कि अभी 10 दिन बाकी हैं। आपने किया कि नहीं किया? आपने किया कि नहीं? ऐसे करके उन्होंने ऐसा एक्साइटमेंट बिल्डअप पूरे समाज में एक लहर सी थी। जुलाई में एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसमें हमने 1 महीने के अंदर सबको करने के लिए कहा। तो हमने बोला 31 अगस्त तक ये पूरा काम खत्म होना चाहिए, अगर ना हो तो हम आपका वाटर कनेक्शन कट कर देंगे, और उससे भी ज्यादा जो लोग बहुत डर गए, वो सूअर कनेक्शन को भी कट कर देंगे बोल दिया। मतलब मल मूत्र का जो पानी बाहर जाता है वो हम बंद कर देंगे। हाँ। अगर पानी का बंद कर दो तो कहीं और से पानी ले सकते। पानी का बंद कर दो तो पानी कहीं और से ले। स्विच का बंद कर दोगे तो कहाँ जाओगे? स्विच का, गटर का बंद करेंगे तो कहाँ जाओगे? अल्टीमेटली ये कैसे होता है? ये टेक्निकलिटी तो है, जरूर लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे हो सकता है ये। पहली बात यह है कि ये टेक्निकलिटी को बोल के सबको डराना नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग। जो पानी आपके सर पे आ रहा है, वो पानी को पकड़ो। अच्छा।
मैंने इधर थोड़ा सा ये विजुअल्स ले आए हैं, उसमें नो कॉस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, लो कॉस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हाई कॉस्ट तक कर सकते हैं। हाँ हाँ दिखाइए। ये देखिए, ये जीरो कॉस्ट है। एक छोटा सा हट है, उसमें एक प्लास्टिक का बाल्टी डाल दिया जी, उसके ऊपर से एक टारपालिन शीट तो लगा दिया, इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस पानी को अगर नीचे डालना है तो नीचे चल जाएगा, नहीं तो सम्प में कलेक्ट कर सकते हैं। सम्प से मतलब बड़ा सा टैंक? बड़ा सा टैंक, उस टैंक में फिल्टर के जरिए उसको कलेक्ट करके उससे जो सरप्लस होता है वो पूरा ग्राउंड पे जाने का। और क्या तरीका है दूसरा? ये स्लम्स में ऊपर से पानी कलेक्ट करके फिल्टर के जरिए एक सिंटेक्स टैंक में कलेक्ट करके उसको यूज करना है। और ये है स्कूल्स में, स्कूल के ऊपर से कलेक्ट करके नीचे, ये फेरो सीमेंट का टैंक है जो नीचे है जी, और उसका खर्चा कोई एक 1.5 लाख का खर्चा में जी। और ये 1 साल का पानी स्कूल को फायदा मिल जाएगा। सो ईच स्कूल बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट। ऐसे ही हमने वो फ्लाईओवर को कैचमेंट जैसे इस्तेमाल किया, पानी पूरा ड्रेन हो जाता है और वो कलेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं। और एक बार मैं बोलना भूल गई, हमने एंटी फ्लडिंग मेजर भी कर दिया। वो कैसे? वो कैसे कि हमने जो सिटी में जो लो लाइंग पॉइंट्स थे, वो लो लाइंग पॉइंट्स में सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। तो जब फ्लडिंग हुआ तो पहला पानी उधर से नीचे अंदर गया, तो फ्लडिंग भी कम हो गई। फ्लडिंग, सो इट्स एंटी फ्लडिंग मेजर। ये राजभवन में, हमारे राजभवन में और हमारे चीफ मिनिस्टर के घर में वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने किया, का पानी इस्तेमाल। और सचिवालय में, कलेक्टर के ऑफिस में, सब जगह। ऐसा नहीं था कि लोगों से हम कहें और हम ना करें। क्या बात। 2003 में ये किया था, अभी 2012 हो गया। हमें बहुत फायदा हुआ है। जो पानी 50 फुट तक नीचे था, अभी 5 फुट भूमि का जो पानी है वो ऊपर आगे 5 फुट तक आ गया। 5 फुट, अभी कई जगह वाटर टेबल ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल तक आ गया है। और मोर इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट ओनली क्वांटिटी ऑफ वाटर बट क्वालिटी ऑफ वाटर इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। और ये चीज हम हर देश भर में, हर बड़े शहर में हम ये कानून ला सकते हैं। जब चेन्नई में आ सकता है तो हर जगह आ सकता है। हाँ बिल्कुल। शीला जी, आप बहुत ही बेहतरीन आपने काम किया है और हमें गर्व होता है कि आप जैसी एडमिनिस्ट्रेटर्स, IAS ऑफिसर्स हमारे देश में काम कर रहे हैं। विदाउट द पॉलिटिकल लीडरशिप इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। मैं सिटी के जल निगम का CMD रहती थी कुछ 3-4 साल पहले, तब मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का बहुत प्रयत्न किया, जैसे नवीन जी ने किया जी। और 10-15 लोग ने कुछ किया था, लेकिन पूरा स्टेट में हम कर नहीं पा रहे थे। जब सरकार में, जब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो इसका सफलता हमने देखने लगा। जी जी जी, शीला जी ने ये बहुत अहम बात कही। इन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ करना था मैंने किया, लेकिन मैं एक अफसर थी, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने इतना साथ दिया आपका, तभी ये हो पाया। और पॉलिटिकल विल से ही ये हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू शीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा सवाल है कि क्या आप अपनी जगह पर आज से रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को जमा करने की कोशिश शुरू कर देंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मोबाइल फोन पर Y टाइप करिए और इस नंबर पर भेजिए 57827111। अगर आपका जवाब ना है तो N टाइप करके इसी नंबर पर भेजिए। इस SMS को भेजने का खर्च सिर्फ 1 रुपया है। आपके SMS के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद, वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को दिया जाएगा, संभाव ट्रस्ट। संभाव ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो पानी के बचाव के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की मदद करती है। आप 1 से ज्यादा SMS भी भेज सकते हैं। अगर आप इस संस्था को और भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर आप अपने नजदीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करवा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस देश की जनता से जितनी भी रकम इकट्ठा होगी, चाहे वो SMS के जरिए हो या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए या चेक्स के जरिए, उसकी मैचिंग रकम यानी उतनी ही रकम रिलायंस फाउंडेशन इसी संस्था को देगी। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। हमारी वेबसाइट www.satyamevjayate.in पर आइए और आज के प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें बताइए। आपकी बातें सुनने का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पानी के बगैर जीवन मुमकिन नहीं है, फिर भी हम उसे जाया करते हैं, उसकी कदर नहीं करते। नदियों में हम जहर घोल रहे हैं। ये क्या नादानी है। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पतीला लिया और उसमें पानी उबाला, फिर खौलते हुए पानी में उन्होंने एक मेंढक डाल दिया। मेंढक फौरन पानी से कूद के बाहर आ गया।
उसने अपने आप को बचा लिया। वो समझ गया कि खौलते हुए पानी में वो मर जाएगा। फिर उन साइंटिस्ट ने उसी मेंढक को एक ठंडे पानी के पतीले में डाला। मेंढक आराम से उसमें बैठ गया। फिर उन्होंने पतीले के नीचे धीमी धीमी आग जलाई और पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। मेंढक को भी बड़ा मजा आ रहा था, थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है पानी, उसको मजा आ रहा है। चूंकि पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, मेंढक को बढ़ती हुई गर्मी का, बढ़ते हुए खतरे का एहसास नहीं हुआ। और जब पानी उबलने लगा, खौलने लगा, तब तक बहुत देर हो गई थी। बेचारा मेंढक पानी में ही शहीद हो गया। दोस्तों, इस धरती पर पानी की स्थिति को लेकर हम उस मेंढक की तरह हैं। चूंकि आज पानी है, कम होता ही सही लेकिन है, इसलिए हमें बढ़ते हुए खतरे का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी बहुत देर हो जाए। पानी की तरफ ना सिर्फ सरकार की बल्कि हम सब की, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। पानी की बूंद बूंद मिलाकर ही जिंदगी तैयार होती है, खुशहाल होती है। चलिए कसम खाएं कि पानी की हर एक बूंद की हम इज्जत करेंगे, हर बूंद में छिपी जिंदगी की फुहार को समझेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। जल ना जाए जल, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। धरा न कल हो मारुथल, संभल जरे अब पागल पागल। जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। सागर सागर पहरा दे, गागर गागर पहरा दे। बूंद बूंद पर पहरा दे, बादल बादल पहरा दे। नदी है प्यासी, घड़ा है प्यासा। नदी है प्यासी, घड़ा है प्यासा। मर ना जाए कल, अरे पागल। जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। सांसों का और बूंदों का, दोनों का बल एक सा। दोनों जीवन बांटते, दोनों का फल एक सा। बूंदों को भी सांसों जैसी, बूंदों को भी सांसों जैसी मान के चल। रे समझ ले पागल। जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। सारे गा मा गा रे गा रे सा रे नी सा मा गा रे सा नी सा नी धा नी रे सा रे गा मा धा